नमस्कार, वीआईपी न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। चुनावी समर के बाजीगर, जी हां, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में 8 बजे सुबह से ही वोटिंग की गिनती शुरू हो गई। जहां पर बात की जाए भानु प्रतापपुर में भी वोटिंग की गिनती हुई और देखते देखते अगर बात की जाए तो इस पूरे फैक्टर में जहां कहा जा रहा था कि बीजेपी मोदी फैक्टर के भरोसे गुजरात हिमाचल में सत्ता बरकरार रखने के लिए आश्वस्त थी, लेकिन भाजपा को गुजरात में तो बंपर जीत मिली, लेकिन हिमाचल में बीजेपी के सारे कयास गलत साबित हुए। तो वहीं आम आदमी पार्टी गुजरात में सिंगल डिजिट में ही सिमट कर रह गई और हिमाचल में आपका सुपड़ा ही साफ हो गया। हिमाचल में वही हुआ जिसका अंदाजा था। हालांकि गुजरात के नतीजे अनुमानों की तरह होने के बावजूद चौंकाते जरूर हैं। यहां 2 रिकॉर्ड भी बने हैं। पहला, गुजरात के चुनावी इतिहास में किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी जीत है, तो दूसरा, कांग्रेस का यह अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन माना जा रहा है। गुजरात में 182 सीटों पर बीजेपी 156, कांग्रेस 17, आम आदमी पार्टी 5 और अन्य 4 पर रही। तो वहीं हिमाचल की बात करें तो 68 सीटों पर बीजेपी को मिले हैं 25, कांग्रेस 40 पर, आम आदमी पार्टी 0, अन्य 3 पर रहे। अगर बात की जाए मैनपुरी की तो डिंपल यादव 2,88,461 वोटों से जीती और भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह को करारी शिकस्त दी। तो वहीं भानु प्रतापपुर में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है। सावित्री मंडावी ने बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को हराया। आइए चर्चा के पहले आपको सुनवाते हैं प्रतिक्रियाएं। नया रिकॉर्ड बनना है और इसके प्रति हम लोग पहले से ही आश्वस्त थे। ये कोई हम लोग इससे चमत्कृत नहीं है। सर, क्या ऐसा कारण है कि 27 साल से लोगों ने भरोसा? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति गुजरात की जनता का बहुत ही बेहद विश्वास है। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ऐसा ना हो बाद में उनको कांग्रेस खोजो यात्रा करनी पड़े। 20 के नीचे कांग्रेस का सिमट जाना अपने आप में कांग्रेस की स्थिति क्या है इसका प्रकटीकरण भी करता है। और ये केवल महाविजय नहीं है, माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास, श्रद्धा और स्नेह का प्रकटीकरण हुआ है। जन जन के मन में वे बसे हैं और गुजरात में जो विजय हुई है उसने सिद्ध किया है कि वास्तव में वो कल्प वृक्ष हैं। जनता असीम श्रद्धा उनके प्रति रखती है। यहाँ पर नेताजी के नाम से अब भी नेताजी का जलवा कायम है और रहेगा ऐसे। अधिकारियों ने बहुत दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने खुल करके वोट दिया। यहाँ पर जो भी मंत्री आते थे, सरकार जितने भी मंत्री आते थे, सीधा अधिकारियों से वोट मांगते थे। तो उसको बंद कर दो, उस पर मुकदमा लिख दो, उसका उत्पीड़न कर दो और वोट कम डालवाना। तब भी जब वोट नहीं डालने दिया तो जनता ने तब भी नेताजी के आदर्शों पर और विकास पर जनता ने हमारी जीत कराई। गुजरात की जनता को हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता ने राष्ट्रीय दल बनाने का काम किया है। 10 वर्षों में हिंदुस्तान की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल बन गया है। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। इसके लिए गुजरात के लोगों को हृदय से धन्यवाद और शुभकामनाएं। तो चुनावी समर के बाजीगर कौन कौन है आपने देख लिया किस तरीके से गुजरात में एक ऐतिहासिक जीत बीजेपी को मिली है। तो वहीं हिमाचल में कांग्रेस ने अपना रुतबा जो है वो बरकरार रखा है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं एक तरफ सुपड़ा ही साफ हो गया और एक जगह बात की जाए तो वहां पर सिर्फ एक डिजिट पर ही सिमट कर रह गया। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे चर्चा के लिए। आइए एक बार मैं परिचय करा देती हूँ हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से आशीष तिवारी जी। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। नमस्कार सर। और साथ ही जुड़ रहे हैं कांग्रेस से राम पांडे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। नमस्कार। और साथ ही आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे प्रदीप खंडेलवाल जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले जी शुरुआत में आपसे ही करना चाहती हूँ प्रदीप खंडेलवाल जी, बहुत सारे वादे और बहुत सारे दावे आपने किए थे कि एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर हम उभर कर आएंगे, चाहे बीजेपी की बात की जाए चाहे कांग्रेस की बात की जाए, दोनों को टक्कर देते हुए आप नजर आ रहे थे। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी लिख कर आंकड़े दे रहे थे कि किस तरीके से गुजरात में आंकड़े आएंगे आम आदमी पार्टी के और कौन से आंकड़े जो हैं वो हिमाचल में आएंगे। लेकिन क्या लगता है जिस तरीके की स्थिति आई है अब नतीजों के बाद, उसके बाद क्या कहना चाहेंगे?
सुनीता जी, देखिए सबसे पहले तो दिल्ली की जो हालत है, दिल्ली में पहले एक सरकार हुआ करती थी जी। आज 2 सरकार हैं। रहा सवाल गुजरात का, तो गुजरात में देखिए आप कि हम भले ही सीटें हमारी ना आई हों, कम के बरोबर हैं, ना के बरोबर हैं, लेकिन हम आज राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। और पिछले 10 सालों में इतनी तेजी से जो पार्टी उभरी और उभरने के बाद जिस तरीके से आज जो है हम राष्ट्रीय पार्टी में आ गए हैं। एक समय आपको मालूम है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है खाली बिहार में ही थी और उसका वोट परसेंटेज के कारण जो है राष्ट्रीय दल बना था। और आज आम आदमी पार्टी की सरकार मतलब जो दिल्ली से चलती हुई पंजाब और पंजाब से धीरे धीरे गुजरात में हमने जो प्रवेश किया है, तो ये वाकई जो है पार्टी के सब लोगों के लिए तो फख्र का विषय है ही है। और साथ में जो है जनता के लिए भी जो है धीरे धीरे जैसे आपका समय निकलेगा जी। और आप देखते जाएंगे जैसे जैसे जनता को पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी सारी की सारी उनकी जो वादे करती है वो पूरा करती है, तो वो आने वाला समय आपको दिखेगा कि एक बार तो पूरे भारत में आपको आम आदमी पार्टी नजर आना शुरू होगी। अभी का तो ये है कि शुरुआत है पार्टी की और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ जी। बिल्कुल, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। और तमाम तरीके के इल्जाम भी आप पर लग रहे हैं कि बीजेपी की बी पार्टी के तौर पर आप नजर आ रहे हैं और कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसका नुकसान हो रहा है। मैं राम पांडे जी आपका युग करना चाहूंगी। 2017 की हम बात करें 77, और अगर अभी बात की जाए 2022 17 पर आकर कांग्रेस जो है वो सिमट गई है गुजरात में। इसको लेकर अब किस तरीके से चिंतन और मंथन, हालांकि हिमाचल के लिए आपको बधाई देना चाहूंगी। देखिए, देश में चुनाव होता है 2014 से, तो वो मोदी जी के चेहरे पर होता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का हो, या पार्षद का हो, या सरपंच का हो जी। तो गुजरात में मोदी जी की पार्टी जीत गई है। मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई। गुजरात के साथ साथ हिमाचल में चुनाव था, दिल्ली में था, उत्तर प्रदेश में था, राजस्थान में था, छत्तीसगढ़ में था, कई जगह चुनाव थे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत चुकी है। और जिस तरह से प्रचार मोदी जी ने गुजरात में किया था, उसी तरह से हिमाचल में कहा था कि मेरे चेहरे पर वोट दो। यहाँ का सीएम और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और भ्रष्ट मंत्रियों को मत देखो, चाहे वो गुजरात के हो या हिमाचल के हो, आप तो मेरे चेहरे पर वोट दीजिए। तो हिमाचल की जनता ने मोदी जी के चेहरे को पसंद नहीं किया और गुजरात की जनता ने पसंद कर लिया। और देखा जाए तो मोदी जी जो एक्चुअल में प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोकसभा का करते हैं। तो लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी 2,88,000 से मैनपुरी में हार चुकी है। सीधा सीधा सा ये मोदी जी की हार हुई है। राजस्थान में उपचुनाव में कांग्रेस जीती, छत्तीसगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस जीती। हाँ, गुजरात के अलावा मोदी जी को देश से कोई मतलब नहीं है। पिछले 3 महीने से देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की चिंता नहीं है, महंगाई की, बेरोजगारी की, अन्य 50 मुद्दे हैं देश के देश में जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं कुछ काम कर रहे हैं या केवल गुजरात में लगे हुए हैं। तो पूरा मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, सांसद सब गुजरात में, देश को राम भरोसे छोड़ दिया गया। तो ये आपने अपना जो जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाकर भेजा है, ये प्रधानमंत्री पद का आपने अपमान किया है। और विधानसभा पार्षद जैसे चुनाव में प्रधानमंत्री जाते हैं तो एक प्रधानमंत्री की गरिमा कम होती है। और बात गुजरात की नहीं है, पंजाब में चुनाव हुआ था, कांग्रेस हार गई थी, बीजेपी कितनी आई? बीजेपी की पंजाब में 2 सीटें आई थी, हमारी तो गुजरात में 18-20 सीटें हैं ना। आम आदमी पार्टी कहती थी हिमाचल में हम सरकार बनाएंगे, आम आदमी पार्टी की हिमाचल में कितनी है? 0। मीडिया कह रहा था गुजरात में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर है, तो आम आदमी पार्टी की सीटें कितनी है? जी राम पांडे जी, तमाम आरोप आप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन चिंतन मंथन दोनों ही पार्टियों को, इवन तीनों ही पार्टियों को करना होगा। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, हमारे पास आशीष तिवारी जी भी जुटे हुए जो कि आपके सवालों का जवाब देंगे। आशीष जी, हर बार यही आरोप लगता है कि तमाम जो चेहरे हैं उनको दरकिनार कर सिर्फ मोदी जी के चेहरे के दम पर ही बीजेपी जीतती है, और बार बार कांग्रेस यही आरोप लगाती है। इसके लिए क्या कहेंगे? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक दल है और वैचारिक दल होने
उसमें विचारधारा के आधार पर काम किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी यदि देश के प्रधानमंत्री हैं तो उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें प्रत्येक राज्य में प्रचार के लिए जाना पड़ता है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा, आदरणीय राम पांडे जी कह रहे थे अभी कि कांग्रेस मोदी जी के चेहरे को नकार दिया, तो मैं ये आपसे आग्रह करूंगा कि मोदी जी एक लंबे समय से जो काम कर रहे हैं देश के अंदर, यही उस काम का ही प्रभाव है कि आज देश के हर हिस्से में भारतीय जनता पार्टी स्थापित हो गई है। और आप देखते जाइए, धीरे धीरे कांग्रेस कई राज्यों से खत्म हो गई है, या फिर कांग्रेस का उस राज्य में नया विकल्प बन गया है। तो मैं ये कहूंगा कि आप पार्टी को यदि जो भी वोट मिला है तो वो कांग्रेस के विकल्प के रूप में निकल कर आई है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक राज्य में एक फिक्स वोट बैंक है, और उसी वोट बैंक को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सतत रूप से कर रहे हैं। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी जरूर उतारते हैं, पर हमारे का जो कार्यकर्ता है वो केवल और केवल कार्यकर्ता भाव के साथ में कमल के फूल को अपना प्रत्याशी मानकर चुनाव में काम करता है। बिल्कुल, तो कमल के फूल का वही जो हश्र होना था हिमाचल में अलग हुआ, लेकिन कमल का फूल खिला है गुजरात में, और इसको लेकर तमाम ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रत्याशी के दम पर नहीं बल्कि मोदी मैजिक जो है वो गुजरात में काम कर गया। और गुजरात का जो मॉडल है जिसको लेकर लगातार शुरुआती दौर से बात होती रही, हालांकि एक मॉडल और जिक्र हमेशा से आता रहा है आम आदमी पार्टी का, दिल्ली मॉडल। प्रदीप खंडेलवाल जी क्या कहेंगे, दिल्ली मॉडल काम नहीं कर पाया? प्रदीप जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, प्रदीप खंडेलवाल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनका कनेक्शन हमसे टूट गया। एक बार फिर प्रयास करेंगे उन तक जुटने का। लेकिन राम पांडे जी, जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं कि जो मोदी मैजिक है वो शुरुआती दौर से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, आखिर क्यों कांग्रेस में कोई ऐसा शीर्ष नेतृत्व का चेहरा नहीं है, या फिर यूं कहा जाए कि क्या शीर्ष नेतृत्व के अलावा कोई ऐसा चेहरा है जिसके दम पर आप चुनाव लड़ें? क्योंकि हमेशा मोदी मैजिक की जब बात होती है उस दम पर बीजेपी जीत कर भी आती है, वही शक्ति प्रदर्शन होता है। अभी देखिए, जैसे ही आज वोटिंग के बाद नतीजे का ऐलान हुआ, उसके बाद निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से तैयारियां भी हो गई है कि 12 तारीख को पूरे दमखम के साथ, शक्ति प्रदर्शन के साथ जो भूपेंद्र पटेल हैं वो शपथ लेते नजर आएंगे। तो 12 महीने चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी पूरी रणनीति के साथ, चाहे वो आप मोदी मैजिक कहें, मोदी का चेहरा कहें, लेकिन जीत की मुद्रा में नजर आती है। कांग्रेस किस रणनीति पे काम कर रही है सर? ये प्रियंका गांधी ने हिमाचल में मोदी जी को धूल चटा दी जी। प्रियंका गांधी वर्सेस मोदी था ना, मोदी कहाँ टिक पाए प्रियंका गांधी के सामने जी। हिमाचल में शक्ल दिखाने लायक नहीं रहे मोदी जी, और वो लोकसभा का मैंने बता ही दिया। तो ये मैजिक मैडम आप लोगों का शब्द है, ये कांग्रेस का शब्द नहीं है जी। और कांग्रेस के जो वोट में कमी आई है वो उसके 3-4 मेन कारण है। रामदेव जी काला धन ला रहे थे, और जो अन्ना हजारे लोकपाल ला रहे थे उनके साथ केजरीवाल जी ला रहे थे। केजरीवाल जी को लोकपाल का फायदा मिल गया। केजरीवाल कहते थे लोकपाल आने के बाद 80% नेता जेल में जाएंगे, एक भी नहीं गया। वो जो विनोद राय थे उन्होंने 2G घोटाला और कोल घोटाले पर झूठ बोला। सुप्रीम कोर्ट ने 2G घोटाला और कोल घोटाला को कहा ये तो बकवास थी। तो कांग्रेस को ये जो 3 बड़े कारण थे जिसने भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, आम आदमी पार्टी, अन्ना हजारे, रामदेव या आलतू फालतू के लोगों ने जो कांग्रेस को बदनाम किया, उसका डैमेज कांग्रेस को अभी तक भुगतना पड़ रहा है। और जनता को धीरे सच्चाई एक दिन सामने आती है, ये सारी सच्चाई जनता के सामने आ रही है। और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, इस तरह की पार्टियों को आज नहीं तो जनता कल घर बैठाएगी। लेकिन राम पांडे जी, जिस प्रकार का मैंडेट नजर आ रहा है, जिस प्रकार का मैंडेट नजर आ रहा है वो जनता ही मैंडेट दे रही है। आप कह रहे हैं जनता धूल चटाएगी, जनता जो है वो आईना दिखाएगी, लेकिन गुजरात का नतीजा देखिए आप, 77 से आप 17 पर आ गए। हिमाचल में आपको जीत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए मंथन की जरूरत है। अरे केरल में 0 है भारतीय जनता पार्टी, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना में ही नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, पूरे साउथ में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। मैडम ऐसे कई प्रदेश हैं जहां भारतीय जनता पार्टी 0 है और कांग्रेस की वहां सीटें हैं। और अभी जितने भी उपचुनाव हुए हैं ज्यादातर में यह भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी हुई है। तो मोदी जी के लिए केवल गुजरात प्रदेश है, मोदी जी को दूसरे प्रदेशों से कोई लेना देना नहीं है। अभी शिवराज जी का स्टेटमेंट मैं सुन रहा था,
शिवराज जी मोदी जी का फोटो लगाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शिवराज जी भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, मोदी जी के घोर विरोधी थे। आज मोदी जी के पैर चाट रहे हैं, चरणों में पड़े हुए हैं मोदी जी के। इतनी तारीफ तो मोदी जी की कोई नहीं करता जितनी आज शिवराज जी कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये दोगलापन नहीं है क्या? जो शिवराज जी मोदी जी के घोर विरोधी थे, आज मोदी जी के कितनी चरण वंदना कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं जनता के सामने आएंगी और सच सच होता है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, सारी सच्चाई सामने आ रही है। राहुल गांधी जी के बारे में कितना झूठ बोला था, आलू से सोना, पता नहीं कितनी बातें राहुल गांधी के बारे में झूठ कही थी। 1 कदम नहीं चल सकते, 1 किलोमीटर नहीं चल सकते, भाषण नहीं दे सकते। बताइए, मीडिया को फेस कर रहे हैं कि नहीं राहुल गांधी जी रोज? मोदी जी कभी आते हैं मीडिया के सामने, की बात पर एक सवाल का जवाब दिया राहुल है गांधी मीडिया के। अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। ये रणनीति नहीं है, वो देश को जोड़ने की बात है। जो देश को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, देश की संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, मीडिया को डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, संसद में बोलने को नहीं दिया जाता है, विपक्षी सांसदों को विधानसभा में नहीं बोलने दिया जाता है। जो देश को तहस नहस करने का काम मोदी जी कर रहे हैं, उसको देश को बचाने के लिए यह भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और जनता का साथ मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। जो लोग विरोध में थे वो आज कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम है कि हिमाचल में हमारी कांग्रेस की सरकार बन रही है। जी, क्या कहेंगे आशीष जी? कांग्रेस के नेता हैं, मैं उनको याद दिला दूं कि आज की परिस्थितियों में कांग्रेस के पास में नेता नहीं बचे हैं। गिनती के कुछ कार्यकर्ता हैं जो काम कर रहे हैं लगातार कांग्रेस के साथ में, से उनमें से राम पांडे जी भी हैं। और मैं साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि वो मोदी जी के लिए जो कह रहे हैं, उससे पहले वो सोचें कि उनका जो व्यक्तित्व है और राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व है, उन दोनों व्यक्तित्वों में किसका व्यक्तित्व बड़ा है। साथ ही साथ देश के लिए काम करने वाले लोग अलग पहचान बनाते हैं और काम करते हैं। राहुल गांधी जी ने अपने जीवन में पहली बार कोई यात्रा की है। साथ ही साथ मोदी जी लगातार एक लंबे समय से देश के लिए काम करते रहे हैं। वहीं मैं अगली बात इनसे ये भी कहूंगा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हार जीत होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे सहजता के साथ स्वीकार करना चाहिए। और इस पर्व में यदि हम किसी राज्य में हारे हैं तो उस राज्य में हमारा वोट बैंक देखा जाना चाहिए। हमारा वोट प्रतिशत अभी भी वहां पर एक जिसका लेवल था वो लेवल पे बना हुआ है। केवल हम कुछ सीटों में कुछ कहना चाहिए, कुछ वोट प्रतिशत जो हमारा घटा उससे हारे हैं। मतलब हमारा एक बड़े लेवल पर ये कहना चाहिए कि हमारा वोट बैंक बना हुआ है और आने वाले समय में जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसका परिणाम दिखेगा। अभी आने वाले समय में मैं ये भी कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है, कोई नेता नहीं है। जी, कहा तो ये भी जा रहा है आशीष जी कि बीजेपी के पास भी कोई विकल्प नहीं है शिवराज सिंह चौहान के अलावा। और जो राम पांडे जी वो भी आरोप लगा रहे हैं कि पहले जो शिवराज सिंह चौहान जी मोदी जी के साथ जिनकी बनती नहीं थी, अब वो जी और भारतीय जनता पार्टी में किसी को पद नहीं बल्कि दायित्व दिए जाते हैं। कभी भी पार्टी किसी को बोलेगी और वो उस पर काम करता है। ऐसे कई नाम है, बीडी शर्मा जी का नाम भी है, एक वो उनके नाम पर विचार हुआ, वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए। शिवराज जी भी पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष थे। आने वाले समय में कोई और कार्यकर्ता होगा। मोदी जी भी एक सामान्य कार्यकर्ता हुआ करते थे, पर आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता को अवसर मिलता है, योग्यता के आधार पर दायित्व मिलता है। आशीष जी, मैनपुरी में क्या हुआ? एक बहुत करारी शिकस्त मिली बीजेपी कैंडिडेट रघुराज सिंह जी को, 2,88,461 वोटों का अंतर। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो विधानसभा की समस्याएं रही हैं, उन समस्याओं पे किस प्रकार से जूझना चाहिए था, उनमें यदि हमारी कोई कमी रही है तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चिंतन करेगी और चिंतन करने के बाद में उस पर क्या सुधार किया जा सकता है उसको करेगी। बिल्कुल, तो चिंतन मंथन करेगी बीजेपी पार्टी। आप क्या कहेंगे राम पांडे जी, क्या मंथन चिंतन गुजरात के चुनाव नतीजे देखने के लिए बीजेपी की तरह कांग्रेस को भी करना होगा? क्योंकि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि हिमाचल में सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन सुबह सीएम भूपेश बघेल जो कि पर्यवेक्षक रहे हैं हिमाचल के, उनका एक बयान भी आया कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, या यूं कहा जाए कि निर्दलियों को लेकर अभी भी डर बरकरार है क्या? जी, तो ये चीज हमारे देश के अंदर बंद होनी चाहिए। मैंने कहा ना, संविधान को खत्म करने का काम किया जा रहा है।
जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, तो ये सोचकर थोड़ी बनाया था कि ये खरीद फरोख्त होनी चाहिए। गुजरात में एक हमारे अभी से ये डर क्यों आ गया आपको? अरे बीजेपी ऐसे काम करती है ना, इसमें डरने की क्या बात है? बीजेपी चोरी करती है, एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा से डर खत्म करने की बात कर रहे हैं, वहीं आपके जो पर्यवेक्षक है, जो मंत्री हैं, उनमें एक डर देखा जा रहा है कि कहीं बीजेपी जोड़ तोड़ करके हिमाचल में भी सरकार न बना ले। अरे तो अब उसमें इसका मतलब कोई सामने बंदूक लेके खड़ा हुआ है तो क्या इंसान को उससे सावधान नहीं रहना चाहिए? भाई ये चोरों की पार्टी है, डकैतों की पार्टी है। ये विधानसभा में हमारा जो नुकसान हुआ है गुजरात में, एक कारण ये भी है, ये चुनाव के पहले 25 करीब हमारे विधायक भारतीय जनता पार्टी ने सीएम भूपेश बघेल पूरी गाड़ी लेकर घूम रहे थे विधायकों की। जी कांग्रेस भी इस तरीके के प्रयास कर चुकी है। यूं कहा जाए कि बीजेपी से सीख लेकर वही जो है कि आप भी विधायकों को लेकर गाड़ी में घूमिए, रिसोर्ट में रखिए, ये तो कांग्रेस भी कर चुकी है। यही काम, यही डर अब एक बार फिर सता रहा है कि कहीं हिमाचल में जो 40 के आसपास आंकड़ा पहुंच रहा है, कहीं निर्दलियों को बीजेपी ना मिला ले। कांग्रेस के पास न ईडी है, न सीबीआई है, न इनकम टैक्स है। और ये जो दल बदल विरोधी कानून बनाया था, राजीव गांधी जी ने बनाया था कि कोई लोग दल बदल ना करें। पहले 1-2 विधायक भी दल बदल कर लेते थे, तो राजीव गांधी जी ने कानून बनाया था कि 2/3 से ज्यादा विधायक ही दल बदल कर पाएंगे। तो बीजेपी ने भी रास्ता खोज लिया, विधायकों से कहा कि तुम्हारा जितना पैसा खर्च हुआ है बताइए कितना चाहिए, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, तो विधायक बिक जाते हैं। हमारे देश में सब कुछ बिकता है आजकल, और बीजेपी के पास पैसे की कमी नहीं है। बीजेपी तो पैसा फेंकती है, जितना पैसा विधायक को चाहिए वो देती है। नहीं मानता है विधायक तो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। आप बताइए, जो लोग बीजेपी को चोर बोलते थे, मोदी को चोर बोलते थे, वो लोग बीजेपी में कैसे चले जाते हैं? कई लोग हैं, जैसे वहां के बंगाल थे, मुकुल रॉय थे, उनके विरोध में ईडी सीबीआई सब थे, बीजेपी में आए, उन्होंने सारे अपने जितने भी पाप थे वो धुलवा लिए, वापस तृणमूल कांग्रेस में चले गए। ऐसे एक नहीं कई नेता हैं। ग्वालियर के सिंधिया जी थे, ये प्रभात जो झा थे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सिंधिया जी के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे कि सिंधिया जी ने ग्वालियर में 6000 करोड़ की सरकारी संपत्ति दबा रखी है। अब सिंधिया ने कहा, अरे 6000 करोड़ की संपत्ति कैसे बचाऊं? उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उस दिन से बीजेपी का मुंह बंद है। वो कहते हैं अरे सिंधिया तो दूध के धुले हुए हैं। तो ये डर को खत्म करने के लिए यात्रा निकल रही है। इस यात्रा से डर खत्म होगा, समुद्र मंथन होता है तो जहर भी निकलता है और अमृत भी निकलेगा। इसमें अमृत भी निकलेगा। जी आशीष जी, आपका भी मैं जवाब लूंगी। हमारे साथ कांकेर से हमारे संवाददाता शेख असलम जुड़ चुके हैं, क्योंकि भानु प्रतापपुर में भी कांग्रेस की बहुत बढ़त के साथ जीत हुई है। शेख असलम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भानु प्रतापपुर में सावित्री मंडावी और ब्रह्मानंद नेताम के बीच कांटे की टक्कर थी, जैसे जैसे 19 राउंड खत्म हुए, 17वें राउंड से ही स्पष्ट हो गया कि सावित्री मंडावी जीतेंगी। अब किस तरीके के वहां पर बीजेपी खेमे में हालात नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बीजेपी को जीत हासिल होगी, लेकिन कहीं ना कहीं नेताम पिछड़ते नजर आए, फिर हार गए। जी सुनता, आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम से हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने सिर्फ 2 टुक पे कहा कि अभी मैं कोई जवाब नहीं दे सकता और जनता का जो फैसला है वो सर्वमान्य है, जनता जनार्दन है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं शेख असलम देखा जाए जिस पूरे मामले में शुरुआती से ही बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था, चाहे पूर्व सीएम रमन सिंह हो, लगातार वो चुनावी रण में नजर आए, तमाम दिग्गज नजर आए, लेकिन जिस तरीके से एक दागी नेता साबित किया गया, जो पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, जैसे ही मतदान हुआ उसके बाद पुलिस उनको लेकर गई, उसके बाद ये हम लगातार बात कर रहे थे कि क्या बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और जो नतीजे आए हैं निश्चित तौर पर अब कांग्रेस के पक्ष में नजर आए। जी सीधे और साफ तौर पे इसने बीजेपी प्रत्याशी को कहीं न कहीं इस मामले में इस जो इनके ऊपर आरोप लगे थे उसमें बहुत बड़ी नुकसान होने की आशंका है। और अभी कांग्रेस खेमे में और जो सर्व आदिवासी समाज के अकबर राम कुर्रान थे, वो ऐसा लोगों का कहना था ऐसा कि बीजेपी के वोट काट रहे हैं, पर कहीं न कहीं वो कांग्रेस के उसमें आकर पक्ष में आकर उन्होंने वो किया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी खेमे में निराशा और कांग्रेस के खेमे में लड्डू बट रहे हैं, मिठाइयां बट रही हैं, जहां पर हिमाचल में भी यही हाल है। और राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही आशीष जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, राम पांडे जी कह रहे थे कि डर फैलाने का जो काम है बीजेपी करती है, और यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी इस डर को खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी हिमाचल में एक डर बरकरार है क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, ऐसा बयान आया है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो जनता की मांग है, जनता के लिए काम करने वाली पार्टी है। और रही बात राहुल गांधी जी की यात्रा की बात, तो राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर खुद कांग्रेसियों के बीच में मतभेद रहा। वो खुद ही तय नहीं कर पाए कि उनकी यात्रा सामाजिक है, धार्मिक है कि भारत जोड़ने की है। और उनकी यदि भारत जोड़ने की यात्रा थी तो उसमें ऐसे लोग शामिल हो रहे थे पूरे समय जिनके द्वारा भारत तोड़ने वाले बयान थे या भारत तोड़ने के जो काम किए जाते हैं भारत को तोड़ने वाले, वो किए गए थे। ऐसे लोगों की संख्या थी उसके बीच में। रैली के साथ में राहुल गांधी साहब कई बार चले ऐसे लोग, और उसमें नारे भी लगे। ऐसा एक वीडियो भी वायरल हुआ। उस वीडियो में जो वायरल हुआ उसे माननीय कमलनाथ जी ने स्वीकार भी किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की राहुल गांधी जी की यात्रा से अगर यदि कांग्रेस ही जुड़ जाए तो मैं मान लूंगा कि कांग्रेस राहुल गांधी जी की यात्रा सफल रही होगी। परंतु राहुल गांधी जी की यात्रा का मध्य प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ा और देश के अन्य राज्यों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। रही बात हिमाचल की, तो हिमाचल में वहां का जो मैं पिछले चुनावों के परिणामों को देख रहा था तो वहां का मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां का एक स्वभाव रहा है और स्वभाव का भी परिणाम रहा है। लोगों के अंदर परिवर्तन की एक स्वभाव होता है, उसी स्वभाव के अंतर्गत भी कुछ वोटों का प्रतिशत घटा बढ़ा है। साथ ही साथ कई चीजें ये रही कि हम अपने बागियों को नहीं मना पाए। साथ ही एक चुनाव का जो परिणाम होता है वह परिणाम हमें सकारात्मक तरीके से स्वीकार करना चाहिए। यही सुन रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में कुछ आकलन अलग होता है, स्वीकार कर लिया है। हमने जो कमियां थी हम उसको सुधार करेंगे। और रही बात गुजरात की, तो गुजरात में जो हमने काम किया उसका परिणाम हमें मिल गया है, हम विजय के रूप में आए हैं। और आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी चुनाव है, अन्य राज्यों के चुनाव में भी हम लगातार अपनी योजना के अनुसार काम कर रहे हैं। हम विकास के मुद्दे पर ही हमारा पूरा फोकस है। हम विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जा रहे हैं। निश्चित है कि आने वाले समय मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार होगी। जी, तो बिल्कुल सत्ता का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है ये चुनाव, जहां पर 2023 में भी चुनाव है, आम चुनाव जो होने वाले हैं 2024 में, उसको लेकर एक एक वोट, एक एक सीट और एक एक राज्य बहुत कीमती है। अंतिम प्रतिक्रिया राम पांडे जी आपके लेना चाहूंगी, संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और जो देशभक्त हैं, देश प्रेमी हैं, उनको देशद्रोही, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हमारे साथ स्वरा भास्कर चलती हैं, कन्हैया कुमार चलते हैं, विजेंद्र कुमार बॉक्सर चलते हैं। कोई भी यदि राहुल गांधी के साथ चलता है, कांग्रेस पार्टी के साथ चलता है, तो ये उसको सीधा पाकिस्तानी, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, पता नहीं क्या क्या उन पर आरोप लगा देते हैं। आज हमारे देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो चुप बैठा हुआ है, क्योंकि बुद्धिजीवियों को ये अर्बन नक्सली कहते हैं, उनको देशद्रोही कहते हैं। तो यही डर जो लोगों के अंदर बैठा हुआ है, आज देश का देशभक्त आदमी सवाल पूछने से इसलिए डरता है कि हमें पाकिस्तानी और देशद्रोही न बोल दिया जाए, हमें बाहर जाने की। लेकिन जो देशद्रोही होगा, जो देश विरोधी नारे लगाएगा, अगर वो कांग्रेस के साथ नजर आएगा तो कहीं चिंतन मंथन आपको भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश पार्टी से और राजनीति से सर्वोपरि है। क्या ऐसा नहीं मानते आप? तो मैडम, आप देशद्रोही हैं, आपने पाकिस्तान के नारे लगाए थे, मैंने सुने थे। अब मैं ये बात 100 लोगों को बोल दूं, 100-1 लाख लोगों को बोल देंगे, आप भी देशद्रोही हो जाएंगे। देखे, शायद आपने सारे फुटेज नहीं देखे राम पांडे जी, और कहीं ना कहीं आज जो नहीं मैडम, आप ही झूठ देखिए मैडम, हिमाचल और बीजेपी और साथ ही कांग्रेस को किस तरीके से मंथन करना चाहिए। जी आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। इसी डर को खत्म करना, ये आपका डर है, ये आपका डर है, ये आपका डर है, ये डर खत्म करना है, ये मीडिया का डर खत्म करना है जी। ये क्या इन्होंने हाथों में फिलहाल हिमाचल में जो डर है उस पर आप चिंतन मंथन करें, और बीजेपी को जरूरत है कि हिमाचल में जो हाल हुआ है और कांग्रेस का जो हाल गुजरात में हुआ है, हालांकि तमाम राज्यों की भी अगर हम फहरिस्त निकालें तो हर जगह कांग्रेस बीजेपी को अपनी स्थिति पर चिंतन मंथन करना है। लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ गुजरात में बीजेपी और हिमाचल में कांग्रेस नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी जिसका सुपड़ा साफ हो चुका है, कहीं वो हिमाचल में सुपड़ा साफ करते हुए और वहीं पर गुजरात में एक डिजिट पर आ गई है। तो तीनों ही पार्टी के लिए चिंतन मंथन की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज जो जीत के दिग्गज हैं, जो चुनावी समर के बाजीगर हैं, उन पर हमने चिंतन मंथन किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात में जो प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला है, लेकिन हिमाचल में जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे उसके इर्द गिर्द बीजेपी नहीं पहुंच पाई। तो वहीं आम आदमी पार्टी जिस दमखम के साथ दोनों ही पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टियों को चुनौती देती नजर आ रही थी, तो वहीं सुपड़ा साफ हो गया है हिमाचल में आम आदमी पार्टी का, वहीं एक डिजिट पर सिमट कर रह गई है गुजरात में। अब देखना
देखना दिलचस्प होगा कि आखिर नतीजों के बाद दोनों ही पार्टी किस तरीके से चिंतन और मंथन करती है। दीजिए वीआईपी न्यूज में इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत और बने रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए वीआईपी न्यूज के साथ।